आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है टू द पॉइंट करंट अफेयर्स सीरीज में अप टू डेट डेली बेसिस पर, जो कि आपके लिए हम लेकर के आते हैं, जो कि आपकी किसी भी एग्जाम से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली ये सीरीज है। साथ ही इस वीडियो सीरीज के बाद अप टू डेट बेसिस पर हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आपके लिए PDF फॉर्मेट में बेहतरीन कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, जिसके लिए मात्र आपको एक छोटा सा योगदान देना है। सब्सक्राइब बटन को ज़रूर क्लिक कर देना है और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना है। मात्र इतना सा योगदान देकर के आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं और आपके लिए हम इसी प्रकार की सीरीज़ कंटिन्यू लेकर के आते रहेंगे। तो इसी प्रकार की सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करिएगा और कंटिन्यू आप इस नोट्स को अपने पास रखिएगा, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाए। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया है? बताइए। मध्य प्रदेश ने किया है, जिसके बारे में मेन फैक्ट्स डिटेल में जानते हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश के शहरी विकास और आवास मंत्री कौन है? भूपेंद्र सिंह है। यह भूपेंद्र सिंह को भी आप याद रखिएगा, जो कि मध्य प्रदेश के शहरी विकास और आवास मंत्री हैं, जिन्होंने 1 अगस्त से 15 अगस्त तक चलाए जाने वाले जन जागरूकता अभियान एक मास्क अनेक जिंदगी का शुभारंभ किया है। यह अभियान कोविड-19 महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए शुरू किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत एक मास्क बैंक की स्थापना की गई है, जहां लोग मास्क दान कर सकते हैं, जो बाद में गरीब लोगों को फ्री में दिया जाएगा। नागरिक किसी भी जिले या शहरी निकाय में गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से मास्क दान कर सकते हैं। अब देखिए, जिसमें आपको क्या याद रखना है, मात्र एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान कहाँ शुरू हुआ? मध्य प्रदेश में। किसने शुरू किया? शहरी विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह के द्वारा। ठीक है, 1 अगस्त से 15 अगस्त तक चलाए जाने वाले इस जागरूकता अभियान कोविड-19 को लेकर के। अब उसके देखिए सेकंड क्वेश्चन। राजस्थान सरकार ने हाल ही में अति पिछड़ा वर्ग को राजस्थान न्यायिक सेवा में कितने प्रतिशत आरक्षण देने को मंजूरी दे दी है? 5%। अब इसके बारे में डिटेल में मेन फैक्ट्स जान लीजिए। राजस्थान सरकार ने गुर्जर समाज सहित अति पिछड़ा वर्ग MBC में शामिल 5 जातियों के युवाओं को राजस्थान न्यायिक सेवा में 1% के स्थान पर 5% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। इसके लिए राज्य मंत्रिमंडल ने राजस्थान न्यायिक सेवा नियम 2010 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके बाद प्रदेश में गुर्जर समेत बंजारा, गडरिया और कई अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी इसका लाभ उठा सकेंगे। राज्य न्यायिक सेवा में महिलाओं को 50%, अर्थात महिलाओं को 50% आरक्षण मिल रहा है। इस तरह प्रदेश में अब न्यायिक सेवा में कुल 55% आरक्षण हो गया। इस चीज़ को आपको याद रखना है। वो कहाँ पर हुई है? तो राजस्थान सरकार ने हाल ही में अति पिछड़ा वर्ग को राजस्थान न्यायिक सेवा में, किसमें? राजस्थान न्यायिक सेवा में, जो आपसे पूछा जा सकता है, कितने % आरक्षण को मंजूरी दे दी है? 5% को। बस इतना ही मेन फैक्ट्स आपको समझने हैं। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्यसभा सांसद का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? अमर सिंह का। इनके बारे में मेन फैक्ट्स जान लीजिए। अब देखिए, अमर सिंह के बारे में जानते हैं। तो देखिए, राज्यसभा सांसद अमर सिंह 1 अगस्त 2020 को सिंगापुर में इनका निधन हो गया। जो 64 साल के थे। वे पहली बार साल में 1996 में राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे। तो अमर सिंह राज्यसभा के सदस्य के रूप में कब चुने गए थे? 1996 में। ये चीज़ भी आपको समझनी है। अपने राजनीतिक करियर में अमर सिंह कई संसदीय समितियों के भी सदस्य भी रहे, लेकिन वे लगभग अपने लंबे राजनीतिक करियर में कांग्रेस, BJP और समाजवादी पार्टी के करीबी रहे। वे ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के सदस्य भी रहे और एक समय कलकत्ता जिला कांग्रेस से भी जुड़े थे। अमर सिंह वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सांसद थे। तो ये चीज़ भी आपको पूछी जा सकती है कि बताइए, अमर सिंह जो अभी हाल ही में जिनका स्वर्गवास या देहांत हो गया सिंगापुर में 1 अगस्त 2020 को, वे किस प्रदेश से राज्यसभा सांसद थे? तो उत्तर प्रदेश से थे। इस चीज़ को आपको समझना है। 1 अगस्त 2020 को सिंगापुर में अमर सिंह जी का निधन हो गया 64 वर्ष की उम्र में।
उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, विश्व संस्कृत दिवस 2020 निम्न में से किस दिन मनाया गया? 3 अगस्त को मनाया गया। इसके बारे में मेन फैक्ट्स जान लीजिए। अब देखिए हर साल श्रावण पूर्णिमा के दिन विश्व संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो श्रावण पूर्णिमा के दिन जो है विश्व संस्कृत दिवस 3 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये चीज़ भी समझ लीजिएगा। इसे रक्षाबंधन के रूप में भी जाना जाता है। इस साल यानी 2020 में इस दिन को 3 अगस्त 2020 को मनाया गया। यह दिन संस्कृति की प्राचीन भारतीय भाषा की याद में मनाया जाता है। इस दिन या इस दिवस का उद्देश्य इसके पुनरुद्धार और रखरखाव को बढ़ावा देना है। भारत सरकार ने साल 1969 में रक्षाबंधन के अवसर पर संस्कृत दिवस मनाने का फैसला किया था, जो कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन पड़ता है। इस भाषा को दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक माना जाता है। जो कि इस चीज़ को आपको बस मात्र इतना याद रखना है कि विश्व संस्कृत दिवस 2020 3 अगस्त 2020 अर्थात 3 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और मेन फैक्ट्स के बारे में आपने डिटेल में जान लिया है। इसके बाद आपको इसके नोट्स भी मिल ही जाएंगे। तो 5th क्वेश्चन आप देखिए, जो कि अभी इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपको इसका नोट्स प्रोवाइड कराने की लिंक हम इस वीडियो में बता देंगे। अब देखिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने संजीवन नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? बिहार सरकार ने किया है। अब संजीवन ऐप जो बिहार सरकार ने लॉन्च किया उसके बारे में डिटेल में जान लीजिए, जो कि आपको इसके बारे में जानकारी होनी भी चाहिए। बिहार सरकार ने हाल ही में संजीवन ऐप लॉन्च किया है। कोरोना संक्रमण के प्रसार के रोकथाम हेतु स्वास्थ्य विभाग की ओर से नए उपकरण तथा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस ऐप के माध्यम से लोगों को कोविड-19 से संबंधित सभी जानकारियां मिलेंगी। यह ऐप केंद्र सरकार की आरोग्य सेतु ऐप के तर्ज पर बना है। इस ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करने के बाद कोविड-19 से संबंधित सारी जानकारी ले सकते हैं। इस ऐप में चैट बॉट की भी व्यवस्था है, जिस पर कोविड-19 से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको समझना है। किस राज्य सरकार ने संजीवनी के नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो बिहार राज्य सरकार ने कोविड-19 से संबंधित एक ऐप लॉन्च किया है, जो कि आरोग्य सेतु ऐप की तर्ज पर है। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन 6, हरियाणा पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए कितने फीसदी सीटें अब आरक्षित होंगी? तो इस चीज़ को भी आपको समझना है। 50%। अब इसके बारे में मेन फैक्ट्स जान लीजिए। हरियाणा में भी पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा। हरियाणा सरकार ने इस फैसले को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलने से ग्रामीण विकास तेजी से हो सकेगा, महिला सशक्तिकरण भी बढ़ेगा। साथ ही देश के 20 राज्य पहले ही पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण दे चुके हैं, जिनमें आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु जैसे बड़े राज्य शामिल हैं। तो किस राज्य सरकार ने महिलाओं को 50%? हरियाणा में पंचायत चुनाव में जो है महिलाओं को 50% आरक्षण दे दिया। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखिए नेक्स्ट और 7 क्वेश्चन मेन इम्पोर्टेंट हैं। सारे के सारे इस चीज़ को कंटिन्यू फॉलो करते रहिए। आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन बेहतर इस करंट अफेयर्स से अच्छी हो जाएगी, हमारा इतना वादा है। अब देखिए किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने हाल ही में राज्य सरकार के 3 राजधानी वाले योजना को मंजूरी दे दी है? बताइए किस राज्य सरकार ने? आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। अब इसके बारे में मेन फैक्ट्स जान लेते हैं। देखिए तो आंध्र प्रदेश एपी के राज्यपाल कौन है? आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने राज्य सरकार के 3 राजधानी वाले योजना को मंजूरी दे दी है। अर्थात आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो जगनमोहन रेड्डी की सरकार ने इस साल की शुरुआत में राज्य की 3 राजधानियां बनाने की योजना को आकार देने संबंधी विधेयक को आंध्र प्रदेश विधानसभा में पेश किया था। इस कानून के तहत आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां होंगी। इसके साथ ही ऐसा करने वाला यह देश का पहला राज्य बन गया है।
तो बताइए किस राज्य की 3 राजधानियां होंगी। अब आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश की, जो कि देश का पहला राज्य बन गया है। अब आंध्र प्रदेश कार्यपालिका यानी सरकार विशाखापत्तनम से काम करेगी और राज्य विधानसभा अमरावती में होगी और हाई कोर्ट कुर्नूल में होगा। इस चीज़ को आपको समझना है। तो देखिए आंध्र प्रदेश ने 3 राजधानियों वाले राज्य को मंजूरी दे दी है। 3 राजधानियां आंध्र प्रदेश की होंगी, ठीक है। जो कि राज्यपाल आंध्र प्रदेश के कौन है, विश्वभूषण हरिचंदन, और मुख्यमंत्री कौन है, जगनमोहन रेड्डी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपने अधिकारियों को 20 अगस्त 2020 से इंदिरा रसोई योजना शुरू करने का निर्देश दिया है। तो राजस्थान सरकार ने। अब इसके बारे में संपूर्ण डिटेल में मेन फैक्ट्स जान लीजिए। अब देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत ने हाल ही में देखिए अपने अधिकारियों को 20 अगस्त 2020 से इंदिरा रसोई योजना शुरू करने का निर्देश दिया है। इस योजना के तहत ज़रूरतमंद और गरीबों को 8 रुपये प्रति प्लेट में स्वस्थ और पौष्टिक भोजन मिलेगा। योजना पर राजस्थान सरकार प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। राजस्थान सरकार के अनुसार इस योजना के माध्यम से प्रति वर्ष 4,87,00,000 लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि भोजन में प्रति थाली 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी और 250 ग्राम चपाती और अचार का मेन्यू निर्धारित किया गया है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना को शुरू करने का निर्देश दिया है 20 अगस्त 2020 से, राजस्थान सरकार ने, ठीक है। अशोक गहलोत सरकार ने, अर्थात अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। अब देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, सिंगापुर स्थित एक गैर सरकारी संगठन एनजीओ अलायंस टू एंड प्लास्टिक वेस्ट आगामी 5 वर्षों में प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने हेतु किस देश में 70 से 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करने की योजना बना रहा है, इंडिया में अर्थात भारत में। अब इसके बारे में मेन फैक्ट्स और इम्पोर्टेंट जानकारी देखिए तो यह एनजीओ पर्यावरणीय परियोजनाओं के लिए कुल 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की योजना बना रहा है। इसमें से 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर भारत के लिए, जबकि बाकी धनराशि दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के लिए आरक्षित है। एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में अलायंस टू एंड प्लास्टिक वेस्ट की स्थापना वर्ष 2019 में हुई थी। इसका लक्ष्य प्रत्येक साल 8 मिलियन टन प्लास्टिक अपशिष्ट के समुद्र में फेंके जाने जैसी गंभीर एवं जटिल समस्या के समाधान के लिए कार्य करना है, जो कि आपको इस चीज़ को समझना है। तो देखिए दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। सिंगापुर स्थित एक गैर सरकारी संगठन एनजीओ अलायंस टू एंड प्लास्टिक वेस्ट आगामी 5 वर्षों में प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने हेतु किस देश में 70 से 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो है इन्वेस्टमेंट की योजना बना रहा है, तो इंडिया में। इस चीज़ को आपने अच्छे से जाना। अब देखिए 10 और आखिरी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, हाल ही में केंद्र सरकार ने चीन की सीमा से लगे किस राज्य के गांव में पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है, तो उत्तराखंड, ठीक है। अब इसके बारे में मेन फैक्ट्स जानकारी जान लीजिए। तो उत्तराखंड चीन के साथ कितनी सीमा साझा करता है, 350 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। केंद्र सरकार ने भारत के सीमावर्ती गांवों को सुरक्षित बनाने के लिए जनजातीय पर्यटन की अवधारणा को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है, लेकिन इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए इनर लाइन परमिट ILP अर्थात ILP प्रणाली से उत्तराखंड के कुछ हिस्सों को मुक्त करना होगा। इनर लाइन परमिट ILP ऐसा दस्तावेज है जो भारतीय नागरिक को ILP प्रणाली के तहत संरक्षित राज्य में जाने या रहने की अनुमति देता है। तो सीमावर्ती क्षेत्रों में ग्रामीण पर्यटन से इन गांवों की सुरक्षा और निगरानी सुनिश्चित होगी। साथ ही इनसे सैनिकों को यहाँ निगरानी में अतिरिक्त सहायता मिलेगी। तो इस चीज़ को आपको समझना है किसने और कहां पर क्यों। तो देखिए हाल ही में केंद्र सरकार ने चीन की सीमा से लगे किस राज्य के गांव में पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है, उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड में केंद्र सरकार ने चीन की सीमा से लगे गांव में पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। तो इस वीडियो सीरीज में आपने 10 के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर के आपने
यह वीडियो सीरीज़ कंप्लीट देखी, जिसमें मेन फैक्ट्स के साथ आपको क्लियर किया गया है। और इसी प्रकार की सीरीज़ को कंटिन्यू आप फॉलो करते रहिए। हम 100% वादा करते हैं आपकी करंट अफेयर्स कम से कम समय में बहुत ही बेहतर हो जाएगी। और आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। कि देखिए अब आपको इसको कंटेंट को प्राप्त करने के लिए क्या करना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम की ग्रुप की एक लिंक दी हुई है, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको इसका PDF फॉर्मेट डेली अप टू डेट बेसिस पर आपको मिलता है और मिल जाएगा। 10 AM आपको कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आपको फ्री दिया जाता है। तो उस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।